राजा मानसिंह मंदिरों के उद्धारक, लेकिन आदर्श क्यों नहीं? हजारों मंदिरों की रक्षा और जीर्णोद्धार के बावजूद राजा मानसिंह भारतीयों के आदर्श क्यों नहीं बन सके? इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि उनके शासनकाल में काशी, मथुरा, अयोध्या, बिहार और बंगाल समेत अनेक स्थानों पर हिंदू मंदिरों का उद्धार हुआ। राजा मानसिंह का युग हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण और संरक्षण का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बावजूद भारतीय समाज का बड़ा वर्ग राजा मानसिंह को ज्यादा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। यह एक आश्चर्यजनक विरोधाभास है कि जिस व्यक्ति ने हजारों मंदिरों का उद्धार किया, वह जनता का प्रिय क्यों नहीं बन सका? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें इतिहास की गहराई में जाना होगा। संत और सनातन चैनल में आपका स्वागत है। अफगानों का भारत पर कब्जा। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 1194 ईस्वी तक गौरी की सेना कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में काशी तक पहुंच गई और वहां भारी विनाश किया। 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी बिहार के नालंदा तक पहुंच गया और वहां भीषण तबाही मचाई। 1200 ईस्वी तक अफगानों ने भारत में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। अफगान शासक तुर्की के खलीफा को अपना सर्वोच्च शासक मानते थे। समय के साथ अफगानों के बीच आपसी संघर्ष शुरू हुआ, जिससे भारत में कई नई सल्तनत का गठन हुआ। प्रमुख सल्तनतें। भारत में बनी प्रमुख सल्तनत थी: पश्चिम में गुजरात सल्तनत, उत्तर में मालवा सल्तनत, केंद्र में दिल्ली सल्तनत, पूर्व में बंगाल सल्तनत, दक्षिण में बहमनी सल्तनत। ये सभी सल्तनतें अपने समय की अत्यंत शक्तिशाली ताकतें थीं। गुजरात सल्तनत का आक्रमण। 1472 ईस्वी में गुजरात सल्तनत के पठानों ने द्वारिकाधीश मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। इसके बाद गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिससे रानी कर्णावती को जौहर करना पड़ा। बंगाल सल्तनत का वर्चस्व। बंगाल सल्तनत अपनी ताकत में गुजरात सल्तनत से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। उनके पास 200 आधुनिक तोपें और 2 लाख से अधिक सैनिक थे। इस सल्तनत का क्षेत्र जौनपुर से शुरू होकर बिहार, झारखंड और बंगाल होते हुए बर्मा तक फैला हुआ था। इस सल्तनत ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर को भी निशाना बनाया, लेकिन हिंदुओं ने उसे बचा लिया। बंगाल सल्तनत की ताकत का उपयोग करते हुए शेर शाह सूरी ने राजस्थान तक अपना परचम लहराया। यह लेख दर्शाता है कि भारत में विभिन्न सल्तनतों और शासकों ने हिंदू संस्कृति और मंदिरों को कैसे प्रभावित किया। राजा मानसिंह के योगदान को समझने और उनके व्यक्तित्व के प्रति समाज के विरोधाभास को समझने के लिए यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा मानसिंह भारतीय इतिहास के गुमनाम नायक। भारत के केंद्र में दिल्ली में लोदी सल्तनत का वर्चस्व था। लोदी शासक भी पठान थे। दक्षिण में बहमनी सल्तनत ने लंबे समय तक हिंदुओं को परेशान किया। पेशवाओं के काल तक बहमनियों के साथ संघर्ष जारी रहा, बल्कि सच तो यह है कि आज भी उनके प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण के टीपू सुल्तान ने भी तुर्की खलीफा की अनुमति लेकर ही सिंहासन पर अधिकार जमाया था। उस समय पूरा भारत पठानों के चंगुल में फंसा हुआ था। इसी बीच अकबर का उदय हुआ। आमेर के राज परिवार ने इस मौके का लाभ उठाया और अकबर के सहयोग से एक के बाद एक अफगान सल्तनतों का विनाश करवाया। अफगान सल्तनतों का अंत। सबसे पहले अकबर की सेना ने मालवा सल्तनत पर हमला किया और मियां बाज बहादुर खान को हराया। इसके बाद मालवा में धर्म परिवर्तन की गतिविधियां अगले 50 से 100 वर्षों तक थम गईं। राजा मानसिंह ने अकबर की सेना की मदद से गुजरात सल्तनत को नष्ट किया। गुजरात सल्तनत का अंत एक और इस्लामी सल्तनत का पतन था। इसके बाद राजा मानसिंह ने बंगाल सल्तनत का भी सफाया किया, जिसने पहले कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर पर हमला किया था। अफगानिस्तान अभियान। जब राजा मानसिंह को महसूस हुआ कि भारत आंतरिक रूप से मजबूत हो रहा है, तो उन्होंने भारत से बाहर जाकर आक्रमण करने की योजना बनाई। वे अफगानिस्तान पहुंचे। लेकिन जैसे आज कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामी देश एकजुट हो जाते हैं,
उसी तरह उस समय अफगानिस्तान में राजा मानसिंह के खिलाफ इस्लामी ताकतें एक हो गईं। उस समय तुरान नाम का एक देश हुआ करता था जो आज के तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और इराक का सम्मिलित क्षेत्र था। तुर्की भी इस गठबंधन का हिस्सा था। राजा मानसिंह ने इन सभी इस्लामी शक्तियों को युद्ध में पराजित किया। उनकी इस विजय का प्रतीक आज भी आमेर का पचरंगा ध्वज है। राजा मानसिंह का अद्वितीय योगदान। राजा मानसिंह के शासनकाल में भारतीयों ने तुर्कों को कोई टैक्स नहीं दिया, जबकि प्रत्येक मुस्लिम शासक तुर्कों को टैक्स देता था। अकबर ने न केवल तुर्कों को टैक्स देने से इनकार किया, बल्कि उन्हें महत्व भी नहीं दिया। पिछले 800 वर्षों में इस्लामी ताकतों ने भारत में जो शासन व्यवस्था स्थापित की थी, राजा मानसिंह ने अकबर के सहयोग से उसे कुछ ही वर्षों में ध्वस्त कर दिया। मुगल और मराठा काल। राजा मानसिंह के बाद मराठों का उदय हुआ। दूसरी ओर मुगल सत्ता में तुर्की का प्रभाव बढ़ने लगा। दारा शिकोह के स्थान पर तुर्की समर्थित औरंगजेब गद्दी पर बैठा। औरंगजेब के पतन के बाद पेशवाओं का प्रभाव बढ़ा। लोकतंत्र और इतिहास का विकृत स्वरूप। लोकतंत्र के दौर में भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। वे अफगानिस्तान के उलेमाओं के परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस्लाम में उलेमा का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। ये लोग कुरान और हदीस की गहरी जानकारी रखते हैं और मुस्लिम समाज का मार्गदर्शन करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तर्जुमाए कुरान और अल हिलाल जैसी पुस्तकें लिखी। उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद मक्का चले गए और 1890 में भारत लौटे। खैरुद्दीन एक मुस्लिम विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। राजा मानसिंह को गुमनामी में धकेलने के कारण। एक कट्टर इस्लामी विचारधारा से जुड़े परिवार का व्यक्ति जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, कैसे राजा मानसिंह के योगदान को उजागर करता? राजा मानसिंह ने पश्चिम में द्वारिकाधीश मंदिर से लेकर पूर्व में जगन्नाथपुरी मंदिर तक हिंदू धर्मस्थलों की रक्षा और पुनर्निर्माण में योगदान दिया। उन्होंने काशी, मथुरा, गया और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार किया। फिर भी वामपंथी और विदेशी प्रेरित शिक्षा प्रणाली ने कभी राजा मानसिंह जैसे सच्चे नायकों का इतिहास सामने नहीं आने दिया। इसका उद्देश्य केवल हिंदुओं को उनकी पराजय का इतिहास पढ़ाकर उनका मनोबल तोड़ना और उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखना था। यह विचार करने योग्य है कि राजा मानसिंह जैसे योद्धा और कूटनीतिज्ञ को इतिहास में वह स्थान क्यों नहीं मिला जिसके वे वास्तविक हकदार थे।